हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। शायद तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। एल्केन क्या होते हैं? जिनमें सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्कीन डबल बॉन्ड होंगे एंड एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड, डबल हुआ तो सिग्मा एंड पाई, एंड ट्रिपल हुआ तो 1 सिग्मा 2 पाई। सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड मतलब sp2, एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही होना चाहिए हमें, ये वैसे तो जीओसी का पार्ट है। सिंगल बॉन्ड में कौन सा शेप बनता है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा शेप, कौन सा? टेट्राहेड्रल। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर और sp में लीनियर। तो ये 3 अलग अलग शेप होते हैं। इसमें एंगल कितना बनता है? 109.5, यानी 109 डिग्री 28 मिनट्स या 27 मिनट्स, 120 डिग्री, 180 डिग्री। ये कैसा शेप बताया मैंने? sp3 में टेट्राहेड्रल, इसमें ट्राइगोनल प्लेनर, एंड ये लीनियर शेप। तो ये अलग अलग हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं। सिंगल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड कहाँ होगा? एल्केन्स में। डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। सैचुरेटेड एंड डबल ट्रिपल क्या होंगे? अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एल्केन में हम आते हैं जैसे ब्यूटेन पे। ब्यूटेन हमारे पास होता है C4H10। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, मतलब कार्बन जितने डबल प्लस 2 हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्यूटेन की। अब हम ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स मीन्स क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हम लोग ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाए। जैसे मैंने सबसे पहले सबसे बेसिक आइसोमर बनाया। एक कार्बन के टोटल 4 वैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड्स। फर्स्ट कार्बन के अभी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इसके साथ हम कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं? 3 हाइड्रोजन, 2 2 एंड देन 3। दिस इज नोन एज नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, जनरल नेमिंग में। लेकिन जब हम IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो इस कंपाउंड का नाम सिंपली क्या होगा? ब्यूटेन। इसी का हम एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाए ऐसा, इसमें हमने एक ब्रांच लगा दी, दिस इज नोन एज ब्रांच। हाइड्रोजन लगाए C C एंड यहाँ पर 1 आएगा। जब हम इसके जनरल नेमिंग की बात करते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा IUPAC समझना जरूरी है। हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग ऐसे की जाती है जिससे कि ब्रांच को क्या मिलना चाहिए? स्मॉलेस्ट नंबर। हम लेफ्ट से करें या राइट से करें, ब्रांच को क्या मिलेगा? 2। एंड ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं हम? अल्काइल ग्रुप, जिसका नाम क्या है? मिथाइल। नंबर 2 पे मिथाइल आ रहा है। तो जनरल नेमिंग जब हम करते हैं तो हम इसमें लगाते हैं आइसो, आइसो ब्यूटेन। जनरल नेमिंग करते समय हम सभी कार्बन्स को काउंट करते हैं। अभी यहाँ कितने कार्बन है?
4, इसलिए मैंने क्या लिखा, ब्यूटेन। बट आइसो क्यों लगाया? आइसो तब लगाना है जब नंबर 2 पे क्या आ जाए, मिथाइल। कहाँ आ रहा है, नंबर 2 पे दिख रहा है, नंबर 2 पे सिंगल मिथाइल आया तो क्या लगाएंगे, आइसो। और जनरल नेमिंग में सभी कार्बन काउंट करेंगे। अगर मुझे इसी का आईयूपीएसी नेम चाहिए तो क्या बोलूंगा मैं इसको, 2 पे आया मिथाइल तो 2 मिथाइल, आईयूपीएसी में बस पेरेंट चेन के कार्बन गिनते हैं, तो क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोपेन। So isobutane is also known as 2 methyl propane, ये जनरल नेम, आईयूपीएसी नेम। इस तरह से ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 2, नॉट मोर देन 2, क्योंकि कॉर्नर पे कभी ब्रांच नहीं लगाना। ये किसके हमने आइसोमर्स बनाए, ब्यूटेन। अब हम पेंटेन के आइसोमर्स बनाते हैं। पेंटेन के आइसोमर्स में 5 कार्बन होंगे। इसका जनरल नेम होगा, क्या होना चाहिए जनरल नेम, एन पेंटेन। और आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, सिंपली पेंटेन लिखेंगे हम लोग। हम इसी का एक आइसोमर बनाते हैं जिसमें नंबर 2 पे मैंने एक ब्रांच लगा दी। इसका जनरल नेम क्या होना चाहिए, नंबर 2 पे ब्रांच आ गई, देखो मिथाइल आया नंबर 2 पे, आइसो, क्या बोलते हैं हम इसको, आइसो पेंटेन। आईयूपीएसी की जब हम बात करेंगे इसी की, आईयूपीएसी में बस क्या काउंट किया जाता है, पेरेंट चेन के कार्बन्स को। तो आईयूपीएसी में इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 1 2 3 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूटेन। होगा ऐसा। ये किसके आइसोमर्स बना रहे हैं हम लोग, पेंटेन के। इसका एक और आइसोमर बन सकता है, नंबर 2 पे 2 ब्रांचेस लगा दें। जब नंबर 2 पे 2 ब्रांचेस आती हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं, जिसको हम जनरल नेमिंग में बोलते हैं नियो। जनरल नेमिंग में आएगा इसका नाम नियो पेंटेन। कब बोलते हैं नियो, नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। आईयूपीएसी में इसका नाम 2,2 डाई मिथाइल। डाई क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल आ रहे हैं। और आईयूपीएसी में बस हम पेरेंट चेन के कार्बन काउंट करते हैं, इसलिए प्रोपेन। इस तरह से हमारे पास कितने आइसोमर मिलते हैं इसके, 3 आइसोमर्स। तो जैसा हमने नोमेनक्लेचर देखा, आइसोमरिज्म देखा, पर हमने आइसोमर यहाँ क्यों पढ़े, जस्ट बिकॉज हम इनका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लोजली ऑब्जर्व करो इनको, ये ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं, एंड ये विदाउट ब्रांच, ये विद ब्रांच। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, मींस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। पेंटेन के देखो, more the number of branches, less will be the boiling point, because ब्रांचिंग बढ़ने से वंडरवॉल अट्रैक्शंस जो होते हैं ना, वीक हो जाते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन होता है वंडरवॉल अट्रैक्शन। तो यहाँ वंडरवॉल अट्रैक्शंस वीक हो गए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज पढ़ी, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। जितने ज्यादा कार्बन पेरेंट चेन में, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point decreases with increase in number of branches in parent chain. Clear? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कार्बन एटम्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी।
बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों में इनको इस चीज़ को लेके, तो बहुत इजी, इतना टफ नहीं है ये। बस तुम्हें देखना अल्काइल ग्रुप कितने बॉन्डेड है, लाइक CH3 C2H5। सिंगल अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन पे तो सेकेंडरी, और 3 अटैच्ड है तो टर्शरी। पर अगर इसमें पहचानने में प्रॉब्लम हो ना, तो तुम हाइड्रोजन देखना, 2 हाइड्रोजन मतलब 1 डिग्री, 1 हाइड्रोजन मतलब 2 डिग्री, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है मतलब। तो सही तरीका ये है कि हमें अल्काइल ग्रुप से पहचानना चाहिए। जैसे मैं बोलूं CH3 CH2OH, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। OH किसके लिए यूज करते हैं हम? अल्कोहल के लिए। लेकिन इसी में मैं ऐसा कंपाउंड बनाऊं तो ये कैसा अल्कोहल हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल। जहां फंक्शनल ग्रुप है उस पर 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, एंड ऐसा मैंने कुछ अल्कोहल बना दिया तो ये क्या बन जाएगा? टर्शरी अल्कोहल बनेगा ये। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सेकेंडरी के लिए शॉर्ट में SEC लगाया जाएगा, और टर्शरी के लिए शॉर्ट में क्या लिखेंगे? TERT, टर्ट। ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, SEC अल्कोहल, और TERT टर्शरी अल्कोहल। ये क्लियर है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्लियर हुआ सबको? तो एक्चुअली हमें किससे पहचानना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप सबको पता होंगे क्या क्या होते हैं भाई? नहीं पता है तो ध्यान रखना, अल्काइल ग्रुप मीन्स जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, चलते जाएंगे। ये सब क्या है? अल्काइल ग्रुप। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इनको? आर। अब जैसे हमें अल्कोहल के आइसोमर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम इसके चेन आइसोमर्स बनाते हैं। चेन आइसोमर मतलब जो ये ब्रांचिंग लगाते हैं, दैट इज चेन आइसोमर। तो अभी 5 कार्बन है और एक OH है, फिर हमने इसकी एक ब्रांच बना दी। सेकंड में हमने यहाँ हमने थर्ड पे ब्रांच लगाई थी, नंबर 1 यहाँ से दे रहे बिकॉज फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं हम लोग। वैसे तो ब्रांच को छोटा नंबर मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलता है? फंक्शनल ग्रुप को। ये भी एक इसका आइसोमर हो गया। सेकंड नंबर पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा है, दिस इज ऑल्सो चेन आइसोमर, क्योंकि अभी तक आप बस कार्बन को इधर से उधर शफल कर रहे हो। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी, 1 की जगह 2 पे ले आए, तो दिस इज नोन एज पोजिशनल आइसोमर। जब आप पोजीशन बदल रहे हो किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। दिस इज ऑल्सो पोजिशनल आइसोमर, बट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चेन एज वेल एज पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे आपने ब्रांच भी लगा दी और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज की। दिस इज ऑल्सो चेन प्लस पोजिशनल। इस तरह से इतने सारे आइसोमर्स हमारे किसके बने? C5H11OH विच इज नोन एज पेंटेनॉल। क्या बोलते हैं हम इसको? पेंटेनॉल और पेंटाइल अल्कोहल। पेंटेनॉल क्यों? क्योंकि OH में सफिक्स क्या लगता है? OL, अल्कोहल का सफिक्स। तो आइसोमर्स देखे हमने दो टाइप के, चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। भाई केमिस्ट्री कुछ भी हो जाए, एनसीईआरटी के बाहर कभी नहीं जाता है, तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर देख के जाएंगे। इनका IUPAC नेम लिखना है, लाइक दिस कंपाउंड। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ब्रैकेट लगा के इन्होंने 3 लिखा है, इसका क्या मतलब? दैट मीन्स ये 3 ब्रांचेस है। तो फर्स्ट कार्बन पे हमने 3 मिथाइल लगा दिए, फिर CH2 है, फिर C, एंड अगेन इस पे 3 ब्रांचेस दिख रहा है। नाउ फर्स्ट रूल हमारा होता है कि लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो 1 2 3 4 5। अब कहीं से भी जाए हमें 5 कार्बन से बड़ी चेन तो मिलना ही नहीं है। 2 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, 4 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 2, 2, 4, 4 टेट्रा।
टेट्रा क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 मिथाइल है। टेट्रा मिथाइल पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5, तो इसलिए क्या लिखा हमने? पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड देखे, कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप एंड 2 इथाइल ग्रुप है। नाउ C2H5 को हमेशा CH2 CH3 करके एक्सपांड कर देना, अदरवाइज तुम लॉन्गेस्ट चेन नहीं ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पर भी मैंने C2H5 को क्या लिख दिया? CH2 CH3। एंड देन लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की मिलेगी। अगर ऐसे एक्सपांड नहीं करते तो हम लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की ले लेते। एक्चुअली कितने कार्बन बन रहे हैं हमें पेरेंट चेन में? 5 कार्बन। एंड 3 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 3,3 डायमिथाइल पेंटेन। ऐसे कभी भी कोई बड़ा अल्काइल ग्रुप आ जाए तो उसको ब्रेक करना है। प्रोपाइल होता तो उसको 3 कार्बन में ब्रेक कर देते। क्लियर है? ऐसा नहीं किया तो गलती हो जाएगी, उसमें नेमिंग गलत हो जाएगी। टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। देखो टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है? ये है टर्शरी ब्यूटाइल। लेकिन ऐसे कितने टर्शरी ब्यूटाइल हैं? 4। टेट्रा मीन्स 4 टर्शरी ब्यूटाइल और पेरेंट चेन मीथेन मतलब सिंगल कार्बन। तो ये पेरेंट चेन का मैंने सिंगल कार्बन बनाया और इसके आसपास कितने टर्शरी ब्यूटाइल लगा दिए देखो, 1 2 3 एंड 4। तो एक कार्बन के आसपास 4 टर्शरी ब्यूटाइल हैं, इसलिए मैंने 1 कार्बन के आसपास टर्शरी ब्यूटाइल लगाए हैं। दिख रहा है 4। अब हम इसमें अगर पेरेंट चेन ढूंढे, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 2 पे मिथाइल है, 4 4 पे मिथाइल है, और ये क्या है हमारे पास? टर्शरी ब्यूटाइल। तो 3,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल। तो क्वेश्चन ये आता है मैंने टर्शरी ब्यूटाइल को पहले क्यों लिखा? बिकॉज ब्यूटाइल का बी अल्फाबेटिकली पहले आता है मिथाइल के एम से। 4 मिथाइल है, 2 टर्शरी ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल का बी मिथाइल के एम से अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हमने लिखा 3,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल, 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। अब अगर किसी को इसको टर्शरी ब्यूटाइल नहीं लिखना है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ 1 2 लिख दिया, 1 पे हम लिखेंगे 1,1 डायमिथाइल, 1,1 डायमिथाइल इथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, इथेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इथाइल। 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। पर ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 पे। तो 3,3 और ऐसे 2 आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे दिख रहा है, तो हम 2 के लिए यहाँ बेस लगाते। 2 के लिए यहाँ क्या लगाते? क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यानी नॉर्मली ब्यूटाइल नहीं है, ये ब्यूटाइल में भी ब्रांचेज है। या तो आप इसको टर्शरी ब्यूटाइल लिखो या फिर ये लिखो 3,3 बिस 1,1 डायमिथाइल इथाइल 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। यानी आगे ये चीज भी आपको कंटिन्यू करना है। टेट्रामिथाइल पेंटेन। क्लियर है? तो एक में हमने टर्शरी ब्यूटाइल का यूज किया है और दूसरे में इसका IUPAC नेम यूज कर रहा हूँ एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं हम इनको? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसमें डाई नहीं लगता है, डाई की जगह क्या वर्ड यूज किया मैंने? बिस। तो ये समझ में आया सबको IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पे। फर्स्ट मेथड फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड मतलब एल्कीन या फिर एल्काइन।
एल्कीन या एल्काइन का जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, तो ये सैचुरेटेड में बदल जाते हैं। अनसैचुरेटेड तो किस में बदल गए? सैचुरेटेड में। क्या ऐड किया हमने? हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। तो ये हमने किससे प्रिपरेशन किया इनका? अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। अल्काइल हैलाइड से करें, अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन्स, हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H+, H+ मतलब एसिड। तो जिंक और एसिड के प्रेजेंस में जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन को अगर हम H, लिखें, H लिख दिया तो HCl गया, और ये CH3 और H मिलके क्या बना देंगे? CH4। ऐसे ही इसका क्या होगा? HCl और क्या बन जाएगा? C2H6। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिड। अल्काइल हैलाइड से क्या बनाया हमने? एल्केन। तो एल्केन बनाने के अभी तक हमने दो मेथड देखे, यूजिंग हाइड्रोजिनेशन और अल्काइल हैलाइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं? अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम। तो सोडियम के प्रेजेंस में जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं, ये देखो अल्काइल हैलाइड में क्या होते हैं? हेलोजन है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? NaBr। बट ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? ट्राइथर। और ये C2H5 कंबाइन होके क्या बना लेते हैं? C4H10। मतलब तुमने यहाँ जो भी ग्रुप लिए इनका डबल तुम्हें यहाँ मिलेगा। इसको जनरल वे में हम ऐसा लिखते हैं, RX मीन्स अल्काइल हैलाइड प्लस Na, तो NaX ने रिएक्ट करके ये NaX बना लेगा, एंड R और R मिलके क्या बना लेते हैं? एल्केन। एल्केन R और R फॉर्म में भी होता है और RH फॉर्म में भी होता है। RR मीन्स एल्केन और RH मतलब एल्केन। इस रिएक्शन का एक ही डिसएडवांटेज है, इससे जो भी एल्केन मिलते हैं वो इवन कार्बन वाले एल्केन मिलेंगे। तो C2H5 लिया तो यहाँ C4H10 मिला, CH3 लेते तो C2H6 मिलता, मतलब बस इवन वाले मिलेंगे। इथेन, सॉरी हाँ, इथेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा, फिर हेक्सेन मिलेगा, लेकिन ऑड वाले कंपाउंड इस रिएक्शन से नहीं मिल सकते हैं। और सपोज अगर हम ऑड बनाने भी चले, हमने दोनों कंपाउंड डिफरेंट लिए, तो इसका डबल भी मिल जाएगा, इसका डबल भी मिलेगा, और इन दोनों से जो कंपाउंड बनेगा वो भी मिलेगा। इससे तो हमें क्या मिल गया? मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, एंड वी कैन नॉट सेपरेट दिस मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, so we cannot prepare the alkanes with odd number of carbon atoms using Woods reaction. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, why we cannot prepare the odd number of alkane of odd number of carbon atoms using Woods reaction? Because if we will prepare the odd number of carbon atom, then we'll get the mixture of compound which is difficult to separate. क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर हेक्सेन यूजिंग वुड्स रिएक्शन? हेक्सेन बनाने के लिए हमें ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप लेना होगा जो हेक्सेन का हाफ है, मतलब हेक्सेन में 6 कार्बन है, तो ऐसा अल्काइल ग्रुप चाहिए जिसमें 3 कार्बन हो। तो हमने लिया C3H7Br, एंड इसको जब सोडियम से रिएक्ट करवाने के तो इसका डबल मिलेगा, दैट इज हेक्सेन। मतलब तुम्हें जो भी कंपाउंड बनाना है उसका हाफ वाला अल्काइल ग्रुप लेना है तुम्हें। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? सोडा लाइम रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हमने यहाँ यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड
ठीक है, एंड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज लाइम, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। हमने यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया है एंड इसमें से हमें ये COO और Na हटाना है। हमने इसको रिएक्ट करवाया NaOH और COA के प्रेजेंस में हीट किया। अब ये NaCOO और NaO रिएक्ट कर जाएंगे, ये तीनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे Na2CO और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, तो क्या बन गया, बना ऐसा, दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज ये ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप बोला जाता है और ये यहां से हट गया, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। एंड सोडा लाइम रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम का यूज किया है, इसलिए क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, सोडा लाइम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज, तुम देखोगे यहां जो ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन लग के हमें एल्केन मिल रहा है। अगर मुझे प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है मुझे, तो मुझे लेना होगा C3H7COO Na। मतलब तुम लोग यहाँ जितने कार्बन रखोगे एल्केन में भी उतने ही कार्बन मिलेंगे, इससे ऑड वाले भी बना सकते हैं और इवन वाले भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, सिमिलर टू डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको वाटर में डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एसिड में दो पार्ट होते हैं, एक ये पूरा पार्ट होता है नेगेटिव और ये वाला पार्ट कैसा होता है, नेगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ, मतलब, और पॉजिटिव पार्ट हमेशा जाता है नेगेटिव की तरफ, मतलब कैथोड। नाउ एनोड पे जैसे ही ये पार्ट जाएगा तो क्या प्रोसेस होगी वो समझते हैं हम लोग। एनोड पे जैसे ही ये पार्ट गया तो इसका COO यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बना लेगा, CO2, गैस निकल गई। नाउ पीछे बचा मिथाइल फ्री रेडिकल, क्या बचा, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं इस तरह से, इथेन। एंड कैथोड पे जो वाटर था उसका हाइड्रोलिसिस होके OH माइनस और क्या बनता है, H प्लस। H प्लस का तो क्या बन जाता है अगेन, हाइड्रोजन। तो इसमें तीनों ही कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में दिख रहे हैं, CO2, इथेन, H2। ओवरऑल रिएक्शन हम देखें तो इस तरह से मिलती है हमें, इसका डबल मिलता है तुम्हें वुड रिएक्शन की तरह। और हमें मिला CO2, हाइड्रोजन और NaOH। तो कैसे मिला है समझ में आया, देखो ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, CH3COO का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो मिथाइल फ्री रेडिकल और क्या बनता है, CO2। CH3 ने कंबाइन होकर क्या बना लिया, C2H6, गैस मिली। कैथोड पे Na प्लस जाएगा, अब कैथोड पे वाटर दो पार्ट में ब्रेक होता है, H प्लस, OH माइनस, OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaOH, और H और H रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2। देखो यही सब मिल रहा है, C2H6, CO2, H2 और NaOH। इन शॉर्ट यहाँ पर जो भी हम कंपाउंड यूज करेंगे ना उसके अल्काइल ग्रुप का डबल एज एन एल्केन मिलेगा, ठीक है। अल्काइल ग्रुप अगर तुमने C2H5 यूज किया तो क्या मिलेगा हमें, C2H5 यूज किया तो क्या मिलेगा, C4H10। यानी अगर मैंने ये कंपाउंड यूज किया होता तो मुझे C4H10 मिलता। तो अगेन वुड्स रिएक्शन की तरह इसका भी लिमिटेशन यही है कि इसमें इवन कार्बन वाले कंपाउंड मिलेंगे, ऑड वाले नहीं मिलेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एल्केन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब इनमें से जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी और एटम से। जैसे हमने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन, क्योंकि हम हेलोजन का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बना हमारे पास मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। फर्दर मिथाइल क्लोराइड का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। और हाइड्रोलिक सब्स्टिट्यूशन करें तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, एंड फर्दर सब्स्टिट्यूशन से CCl4। मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सबके सब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाता। और ये रिएक्शन बस कौन देंगे, एल्केन्स। एल्कीन एल्काइन ये रिएक्शन नहीं देते। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा इनमें, क्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड अगर हम टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी की बात करें तो इनमें सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री। क्योंकि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है और Cl को रिमूव करना उतना इजी हो जाता है। तो 3 डिग्री ये रिएक्शन बहुत फास्ट करता है, सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा 3 डिग्री में। समझ गए। अगर हम मीथेन को आयोडीनेशन करें, मतलब आयोडीन से रिएक्ट करवाएं, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें HI फॉर्म होता है। अगर इस HI को तुमने नहीं हटाया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाए। बट अगर हमने इस HI को हटा दिया तो लीच एटलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। बट इस HI को हटाया कैसे जाए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो HiO3 या फिर HNO3, जो इसको आयोडीन के फॉर्म में लिबरेट कर देता है और रिएक्शन कहाँ चलती रहती है, फॉरवर्ड। तो इसमें क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, व्हाई इट इज नेसेसरी टू ऐड HiO3 दैट इज आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड when we iodized methane or when we add iodine to the methane. So during iodination of methane we use iodic acid or HNO3 to remove HR। अगर HR रिमूव नहीं किया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट रिएक्शन कंबशन। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करें मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करें तो क्या बनेगा, CO2 H2O प्लस हीट। कंप्लीट कंबशन पे, इनकम्प्लीट कंबशन पे कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। कंप्लीट कंबशन पे CO2 H2O प्लस हीट। जैसे हमने कंबशन किया, कंबशन मींस क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अनलिमिटेड है। बट अगर हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करें, जहां ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो कंट्रोल्ड अमाउंट में मतलब कंट्रोल अमाउंट में हम इसको सप्लाई करेंगे, तो एल्केन का अगर ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल, इसके प्रेजेंस में कॉपर। बट अगर हमने रिएजेंट चेंज कर दिया, मतलब हमने कैटलिस्ट चेंज किया, सॉरी, मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज किया तो क्या बनाता है, मिथेनल, मतलब एल्डिहाइड। अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड डाइएसीटेट यूज करें तो क्या बनता है, एसिड। और हमने अगर केमेनोफोर का यूज किया है तो क्या बनता है यहाँ पर, टर्शरी अल्कोहल। बहुत रेयरली कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट एल्केन टू अल्कोहल। तो एल्केन टू अल्कोहल कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, कॉपर का। एल्केन टू एल्डिहाइड चाहिए तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड का। एल्केन टू कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो मैंगनीज डाइएसीटेट का। और एल्केन टू टर्शरी अल्कोहल चाहिए तो केमेनोफोर से ऑक्सीडेशन करेंगे। आइसोमराइजेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास N-हेक्सेन है एंड हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया इसको, तो हमें 2 आइसोमर्स मिलेंगे हेक्सेन के। मतलब नॉर्मल हेक्सेन को हमने आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज आइसोमराइजेशन। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की अभी तक मैं बात करूं
तो वुड्स रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है। नेक्स्ट आते हैं एरोमाइटाइजेशन विच इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे हम एलिफेटिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड में बदल सकते हैं, मतलब कि बेंजीन में बदल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ यूज क्या किया है, हेक्सेन। हेक्सेन को ऐसा बनाया लेकिन यहाँ बॉन्ड नहीं लगा हुआ, मतलब स्ट्रेट भी बना सकते हो। हेक्सेन क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड, जनरली यूज करेंगे हम V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। हेक्सेन बदल गया बेंजीन में, एलिफेटिक से एरोमेटिक, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हेप्टेन यूज करेंगे तो 6 कार्बन तो रिंग बनाएंगे, लेकिन एक इसमें ब्रांच बन जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन, या फिर मिथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल बेंजीन। रिएक्शन में स्टीम करवाएं अगर मीथेन का निकल के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस तरह से इंडस्ट्री में मीथेन को हाइड्रोजन में बदला जाता है। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों कर रहे हैं। मीथेन को एज अ फ्यूल यूज किया जाए तो हमें बस 50 कैलोरीज मिलती है, 50 किलो जूल मिलते हैं, सॉरी पर मोल, पर ग्राम, सॉरी 50 किलो जूल पर ग्राम। लेकिन अगर हाइड्रोजन को बर्न करें तो हमें 150 किलो जूल पर ग्राम मिलता है। नाउ व्हिच वन इज बेटर फ्यूल, हाइड्रोजन। तो इंडस्ट्रीज में मीथेन पे वाटर पास करके, स्टीम पास करके उसमें किसमें बदला जाता है, हाइड्रोजन में। पायरोलिसिस मीन्स होता है कि हायर एल्केन्स को हीट करके लोअर एल्केन्स में ब्रेक करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले पेट्रोल, पेट्रोल जो है वो हायर एल्केन है, उसको हीट किया जाए पेट्रोल को, तो वो लोअर एल्केन्स में ब्रेक होना स्टार्ट होगा, वेपर्स बनाएगा, और वही वेपर्स जल जाते हैं, तो दैट इज नोन एज पायरोलिसिस। हायर एल्केन्स को लोअर एल्केन्स में ब्रेक करना यूजिंग हीट। क्लियर है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो एक ही एरोमेटाइजेशन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एरोमेटाइजेशन, एंड प्रिपरेशन में 3 इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, कोलबेस। क्लियर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन। कन्फर्मेशन इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं कन्फर्मेशन मींस, जैसा कि एल्केन में कितने कार्बन, इथेन में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो ये 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का अरेंजमेंट ऐसा है, कुछ एक के पीछे एक दिख रहा है। अब मैंने इसको रोटेट करके तुम्हारे सामने ऐसा रख दिया, तो ये कार्बन के पीछे कार्बन हाइड हो गया, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन हाइड हो रहा है, दिख रहा है। अगर कोई फ्रंट से दिखेगा तो उसको ऐसा लगेगा एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन ही। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड, जैसे सोलर इक्लिप्स होता है ना, वैसे ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, वेयर ऑल हाइड्रोजन एटम आर नियरेस्ट टू ईच अदर। लेकिन अगर ये रोटेट हो जाए, ऐसा कुछ फॉर्म बना ले, ये तो इक्लिप्स था, विच इज मोर अनस्टेबल बिकॉज रिपल्शन होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये क्या होते हैं, घूम जाते हैं, ऐसा रोटेट हो गए, जिससे इनका रिपल्शन कम हो गया, एंड दिस फॉर्म इज नोन एज स्टेगर्ड। अब 3 हाइड्रोजन जो है उसमें पीछे वाले में ऊपर की तरफ है, आगे वाले में से नीचे की तरफ जा रहे हैं, इनमें इस तरह से एंगल बन जाता है, रोटेट हो गए। इक्लिप्स्ड, स्टेगर्ड, अनस्टेबल, स्टेबल। Why this is unstable? Because of repulsion. And this one is stable because of least repulsion. एंड इन दोनों के बीच में अगर कोई फॉर्म है तो उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म। यानी सबसे स्टेबल और सबसे अनस्टेबल की बात करें, हम अनस्टेबल और स्टेबल की बात करें तो उनके बीच में भी एक फॉर्म आता है, दैट इज स्क्यू।
तो ये क्या होते हैं? कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। इसमें अलग अलग तरह से इनको रिप्रेजेंट किया था। पेपर पे कैसे बनाए? तो 3D स्ट्रक्चर है, तो पेपर पे बनाने के लिए इक्लिप्स को ऐसा बनाया जाता है, स्टेज। दिस इज नोन एज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। तुम्हें एग्जाम में बोलेंगे सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन बनाना है तो ऐसे बना के आना है। एंड दूसरा होता है न्यूमेंस प्रोजेक्शन, इक्लिप्स्ड, स्टेगर्ड। ये जो एंगल है यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में, इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, एंगल ऑफ टॉर्शन और एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये एग्जाम में तुम लोगों को ये बनाने के लिए आएंगे। कौन से फॉर्म? इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड। तो दो फॉर्म है हमारे पास इसके, या तो हम सौ हॉर्स वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं या फिर न्यूमेन वाला। ये दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इतनी एनर्जी की नीड होती है, 12.5 किलो जूल पर मोल। इन दोनों में इतना ही एनर्जी का डिफरेंस है। मतलब इक्लिप्स जो है इसमें 12.5 किलो जूल एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही स्टेगर्ड में बदल जाता है तो एनर्जी लूज करेगा एंड दिस विल बिकम मोर स्टेबल। क्लियर है? तो ये हमने क्या पढ़े? कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। तो व्हाट आर द कन्फर्मेशन? अब ये समझ में आ गया होगा। इट इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यू टू रोटेशन अराउंड CC सिंगल बॉन्ड। अब आते हैं हम लोग एल्कीन्स पे। ये कैसे कंपाउंड होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इनमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n। स्टार्टिंग कहां से होती है? इथीन, देन प्रोपीन। ये कुछ कंपाउंड है, जैसे हमें इनके IUPAC नेम्स लिखने हैं। तो हमें सबसे पहले तो जैसे यहाँ C2H5 दिख रहा है तो उसको किस में ब्रेक किया मैंने? CH2CH3। एंड ऐसे नंबरिंग करनी है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं इनको स्मॉलेस्ट नंबर मिले। यानी ब्रांच से ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को। डबल ट्रिपल दोनों प्रेजेंट है तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? डबल बॉन्ड को। बट फिर भी अगर ऐसा हो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है एंड स्मॉलेस्ट नंबर ट्रिपल को मिल रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाए। ये मैं बताऊंगा इसका एक एग्जांपल। ये जैसे हमने इसकी नंबरिंग की, दिख रहा है ये? अब हमारे पास क्या आ रहा है? देखो, 2 पे मिथाइल, 8 पे मिथाइल एंड डबल बॉन्ड है 3 पे और 6 पे। 2 8 डाई मिथाइल, 10 कार्बन इसलिए डेक, 3 6 डाई इन, डाई फॉर 2, इन फॉर डबल बॉन्ड। क्लियर है? ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है। बॉन्ड लाइन डायग्राम में क्या होता है? जैसे हम इस स्ट्रक्चर को समझे तो तुम हर एक कॉर्नर पे कार्बन लगाते जाओ इस तरह से। कितने कार्बन दिख रहे हैं हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे डबल बॉन्ड, इस पे दिख रहा है डबल बॉन्ड, नेक्स्ट वाले पे है ना, फिर इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है एंड फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। हाइड्रोजन लगा दो। ऐसा आएगा स्ट्रक्चर। क्या नेमिंग होनी चाहिए? नंबरिंग कहाँ से करें हम लोग इसकी? लेफ्ट से करें या राइट से करें, डजेंट मैटर, क्योंकि नंबर सबको सेम ही मिलना है। अब डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? 1 पे आ रहा है, 3 पे, 5 पे एंड 7 पे। तो क्या लिखना चाहिए इसका नाम? ऑक्ट। ऑक्ट 1 3 5 7 टेट्रा इन, बोलेंगे ऐसा? तो इसकी नेमिंग हो गई हमारे पास। आएगा ऐसा? अब जैसे कंपाउंड प्रोपाइल ट्वाइस, डबल प्रोपाइल है तो एक ऐसे ब्रांच बना दी हमने और एक पेरेंट चेन में डाल दिया। लॉन्गेस्ट चेन
5 कार्बन की 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन, पर 1 लिखते नहीं है इसलिए हमने क्या लिख दिया, पेंटीन। क्लियर है? आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स देखें तो एल्कीन का आइसोमेरिज्म में नंबर 1 आता है पोजीशन आइसोमर, जहां डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की जाती है। फॉर एग्जांपल हम ब्यूटीन के आइसोमर्स बनाए तो एक होगा हमारे पास ब्यूट 1 इन और दूसरा क्या मिलता है हमें, ब्यूट 2 इन। तो ये पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल है जहां डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। एंड सेकंड होता है इनमें चेन आइसोमर, जहां नंबर ऑफ कार्बन को एज अ ब्रांच लगाया जाता है। इसी का एक और आइसोमर देखें तो क्या है हमारे पास, 2 मिथाइल, मिथाइल आएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो एल्कीन में 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, पोजीशन और चेन आइसोमर, या फिर दूसरा बन सकता है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर बोले जाते हैं। यानी एल्कीन के स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 बने हमारे, कौन सा, पोजीशन और चेन। लेकिन इसी का एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मींस क्या होता है, जैसे ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे 2 अलग अलग क्या लगे हुए हमारे पास एटम, और यहाँ पर भी डिफरेंट एटम्स हैं। एंड अगर ये सेम साइड पे आते हैं, सेम साइड पे सेम एटम्स आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस। और डायगोनली सेम आते हैं तो क्या बोलते हैं हम इसको, जैसे ये हमारे पास देखे तो ये सेम आ रहे हैं मतलब ये सिस ब्यूटीन है, और ये डायगोनली सेम आ रहे हैं मतलब ट्रांस ब्यूटीन है। अब इनमें से बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका मिलता है हमें, सिस का, क्योंकि ट्रांस में इनका जो डायपोल मूवमेंट है वो कैंसल आउट हो जाता है। तो ये ट्रांस कंपाउंड लेस पोलर होते हैं इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होता है, और सिस कंपाउंड जो होते हैं मोर पोलर होते हैं इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। तो एल्कीन्स जो होते हैं इनमें 2 टाइप के आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चरल के भी 2 टाइप, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। तो हमने ये देखा जैसे सिस का डायपोल मूवमेंट देखें तो ज्यादा है और ट्रांस का डायपोल मूवमेंट कम है या 0 हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हमें किसका ज्यादा मिलेगा, सिस का, और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा। अब एग्जाम में तुमसे पूछेंगे कि इसका सिस ट्रांस बनाओ, तो सिस ट्रांस बनाने के लिए ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए डबल बॉन्ड के आसपास एटलीस्ट अदर देन कार्बन एक एटम तो सेम होना चाहिए, एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें तो CH3 सेम दिख रहा है, या फिर C2H5 सेम दिख रहा है, मतलब इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। जैसे हमने CHCl का बनाया तो CHCl के 2 बन गए, ये ट्रांस बना, ये सिस बन गया। ऐसे ही इसका बनाया हमने CH3C2H5 वाले का, ये सिस, ये ट्रांस। अब हमें बताना है इसमें सिस ट्रांस बने या नहीं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस कंपाउंड के बनेंगे या नहीं। ये CH3 है, लेकिन क्या इधर ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम सेम है, नहीं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। क्या इसमें बनेंगे, नो। यहाँ पर देखो एक एटम सेम आया मतलब ये ज्योमेट्रिकल बनेगा, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड के आसपास सेम आया मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए डबल बॉन्ड के आसपास एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, नंबर 1 फ्रॉम एल्काइंस, अल्काइन का रिडक्शन करते हैं यूजिंग पैलेडियम एंड चारकोल, तो सिस एल्कीन बनता है। एल्कीन का कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस आइसोमर, लाइक इथाइन प्लस हाइड्रोजन गिव्स
इथीन. This partially deactivated charcoal, partially deactivated pelletized charcoal is known as Lindlar's catalyst. 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे. व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट? पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल. तो फ्रॉम एल्काइन हमने देखा कि जब एल्काइन का रिडक्शन किया यूजिंग पैलेडियम एंड चारकोल तो सिस एल्कीन मिले. फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अल्काइल हैलाइड है. हमने CH3 CH2Cl को ऐसा लिखा है. जहां क्लोरीन होता है उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके पास वाला क्या होगा? बीटा. अब जब हम इसमें अल्कोहलिक KOH डालते हैं, अल्कोहलिक KOH डाल के हीट करते हैं तो बीटा का हाइड्रोजन और यहाँ अल्फा का हेलोजन रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डी हाइड्रो. डी मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रो एंड हेलोजन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ. और इस तरह से क्या बन जाता है हमारे पास? एल्कीन. तो जब भी हम अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं किस पे? अल्काइल हैलाइड पे, तो क्या बनते हैं? इथीन. ना अगर हम ये वाला एक कंपाउंड ले, जैसे ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से H और यहाँ से Br को रिमूव करें तो प्रोपीन बन गया. ये जो बीटा एलिमिनेशन है सबसे फास्ट कौन करता है? आयोडीन कंपाउंड जो होंगे वो बहुत फास्ट बीटा एलिमिनेशन करते हैं, बिकॉज आयोडीन का साइज बड़ा होता है. सो दैट तो बेस्ट लिविंग एजेंट माना जाता है उसको. आयोडीन क्या बोलते हैं हम? बेस्ट लिविंग एजेंट. सो आयोडीन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन. एंड इवन टर्शरी कंपाउंड जो होंगे वो तो बहुत ही इजीली हेलोजन को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि टर्शरी कंपाउंड में बहुत सारे अल्काइल ग्रुप से जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं. ऑलरेडी इस कार्बन के पास इतने इलेक्ट्रॉन है कि वो इसको बहुत इजीली लूज कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पे बढ़ जाती है, इसलिए टर्शरी सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. और आयोडीन क्यों फास्ट रिएक्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स साइज. आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ये साइज वाइज ही अरेंज है. सबसे बड़ा साइज किसका होता है इनमें? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, देन क्लोरीन. अगर 2 बीटा कार्बन आ जाए तो हम यहां लगाते हैं सेटजेफ टूल. इस टूल के अकॉर्डिंग हम दोनों ही कंपाउंड बनाते हैं पहले, फिर समझते हैं रूल क्या बोलता है. देखो, एक बार हमने हाइड्रोजन यहां से हटाया है तब ये कंपाउंड बनेगा, और अगर हमने हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया तो ये कंपाउंड बनेगा. नाउ अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, डबल बॉन्ड के आसपास हमें देखना है कि कितने अल्काइल ग्रुप मिल रहे हैं. यहाँ एक ही अल्काइल ग्रुप मिल रहा है, लेकिन यहाँ कितने अल्काइल ग्रुप मिल रहे हैं? ये हम. दिस वन इज मोर अल्काइलेटेड, दिस वन इज मोर अल्काइलेटेड. तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट होगा वो जो मोर अल्काइलेटेड होगा, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप्स होंगे. तो दिस इज नॉन एज सेटजेफ रूल. ये कहाँ काम आएगा? जब बीटा एलिमिनेशन के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे. क्लियर है? यानी बीटा कार्बन मोर देन 1 हो तो हमें सेटजेफ रूल से डिसाइड करना है विच वन इज माइनर प्रोडक्ट एंड विच वन इज मेजर प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखें तो फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे अगर हेलोजन्स आ जाएं, 2 हेलोजन्स, तो इनको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड. विसिनल डाइहैलाइड को जिंक से रिएक्ट करवाया जाता है तो बनता है हमारे पास एल्कीन. दिस प्रोसेस इज नोन एज डीहेलोजिनेशन, बिकॉज यहाँ हेलोजन रिमूव हुए. जैसे हम लोग ये देख सकते हैं, वे विसिनल डाइहैलाइड जब जिंक से रिएक्ट करवाया तो क्या बन जाएगा? ZnBr2, और ये हमें क्या मिल जाता है इस तरह से? एल्कीन. नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, अल्कोहल से प्रिपेयर करना है बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन. वर्ड ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स पता ना,
ह्यूमन बीइंग को भी होता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? पानी की कमी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी भाई पानी की कमी हो जाएगी इसमें। तो अल्कोहल में से अगर वाटर निकाल ले, अल्फा से OH और बीटा से H निकाल दे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या मिलेगा हमें? एल्कीन मिल जाएंगे इस तरह से। मतलब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन क्या मिलते हैं हमें? एल्कीन। तो ये हमने प्रिपरेशन देखी, अभी 4 मेथड्स देखी प्रिपरेशन की। नंबर 1 हमने प्रिपेयर किया था यूजिंग PD&C, पैलेडाइज्ड चारकोल, डिनलार कैटलिस्ट। इस पे यूज किया हमने एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन, रिडक्शन किया। तो एल्काइन के रिडक्शन से हमें क्या मिले थे? एल्कीन। एंड देन हमने क्या किया? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड पे किसका यूज किया था हमने? बीटा एलिमिनेशन, यानी अल्कोहलिक KOH का। तो उससे एल्कीन फॉर्म हुए। देन हमने विसिनल डाइहैलाइड जो थे उन पे जिंक का रिएक्शन करवाया। एंड लास्ट एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया। तो 4 मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हमने देखा कि एल्काइंस पैलेडाइज्ड चारकोल के प्रेजेंस में एल्कीन बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एल्कीन बनाएंगे। विसिनल डाइहैलाइड जिंक के प्रेजेंस में जिंक से रिएक्ट करके एल्कीन्स बनाएंगे। एंड अल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 और हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन से क्या बनाते हैं? एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो बनता है इथेन। क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब भी होगा तो हमने पढ़ा था कैटेलिस्ट क्या यूज होते हैं? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो दैट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। तो एल्कीन के रिडक्शन से बनते हैं एल्केन। हम अगर हेलोजन ऐड करें दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। एल्केन एल्कीन दोनों ही एडिशन रिएक्शन देते हैं, एल्कीन और एल्काइन सॉरी। जो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो जैसे ही हम इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं विच इज ब्राउन इन कलर, तो ये बना लेता है विसिनल डाइहैलाइड विच इज कलरलेस। इस तरह से हम एल्केन और एल्कीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एल्केन में अगर ब्रोमीन वाटर डाला तो वो कलरलेस नहीं होगा, लेकिन एल्कीन में अगर तुमने ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? कलरलेस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगर एक सिमेट्रिकल एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड के आसपास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल, जिसमें हमने HBr ऐड किया, तो हम किसी भी एक हाइड्रोजन पे H लगा सकते हैं एंड किसी भी एक पे Br लगा सकते हैं। इट डजंट मैटर, दोनों ही केस में सेम कंपाउंड बनना है, तो सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स in which the number of carbon atom around the double bond are not equal is known as unsymmetrical alkene। एंड इसमें जब HBr ऐड करते तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में हम H को यहाँ पर अटैक करवा सकते हैं और Br को यहाँ पे, या फिर अपोजिट भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर या तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या बन सकता है? या तो 1 ब्रोमोप्रोपेन या फिर 2 ब्रोमोप्रोपेन, दो पॉसिबिलिटीज बनती है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको बोलते हैं मार्कोनी-काओ रूल। ये कब लगाना है? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल मींस जब डबल बॉन्ड के आसपास कार्बन एटम इक्वल नहीं हो। इस HBr की जब हम बात कर रहे हैं तो HBr में दो पार्ट है, हाइड्रोजन इसका पॉजिटिव पार्ट है, Br इसका नेगेटिव पार्ट है। तो मार्कोनी-काओ रूल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है अराउंड द डबल बॉन्ड, एंड नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है।
पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। इसी को हम कौन सा रूल बोल रहे हैं, मार्कोनी का रूल। तो क्या इसमें दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा जिसमें बी आर यहाँ और एच यहाँ जाए? एक्चुअली दोनों ही फॉर्म होंगे, बट दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट। यानी बनते तो दोनों ही है, लेकिन एक मेजर होगा और एक माइनर। मतलब 80% करीब ये बनेगा और 20% करीब ये बनता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है मार्कोनी का रूल का? जो एल्कीन है, सबसे पहले इसमें क्या होता है देखो, H प्लस आयन जो है वो हमने ऐड किया, कहाँ से आया, HBr से। सबसे पहले H प्लस आयन इसमें ऐड होगा, जिससे ये एक कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन। या फिर अगर हाइड्रोजन ने यहाँ अटैक किया तो ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। नाउ 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। कैसे पता चला मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री? ये देखो, इस वाले कार्बन की बात करें अगर हम, ये कार्बन की बात करें तो इसके आसपास एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसलिए 1 डिग्री है। यहाँ इस कार्बन की बात करें जो जिस पे चार्ज है, तो इसमें तुम्हें दिख रहा है 2 अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये 2 डिग्री है। नाउ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर मोस्ट स्टेबल, इसलिए ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा, एंड ये हमारा क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। मेजर क्यों बना, बिकॉज दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर है? तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना हमारा, इस तरह से 2 ब्रोमोप्रोपेन, एंड माइनर क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी मार्कोनी रूल। होता है ये भी इसी में है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। लेकिन कब लगाना है, जब परऑक्साइड का प्रेजेंस हो, बेंजोइल परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल परऑक्साइड। तुम्हें एरो पे ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, या फिर लिख के देंगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ये अपोजिट हो जाएगा, जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, एंड नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। इन दिस पे ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट में 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर हमें नंबर 1 पे कोई एलिमेंट चाहिए, लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो हम क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिम, यानी कि परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। अब इसका भी हम मैकेनिज्म देखें तो एक्चुअली सबसे पहले बेंजोइल परऑक्साइड का होमोलिसिस होता है, मतलब ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। देन बेंजोइल परऑक्साइड में से CO2 निकल जाएगा और ये फिनाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। इस फिनाइल फ्री रेडिकल पे HBr अटैक करके इसको बेंजीन में बदल के क्या बनाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। हमें ये चाहिए, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। यानी इसने HBr से Br को अलग अलग कर दिया। तो ये फ्री रेडिकल Br जो बना, वो इस पे या तो 2 पे अटैक करेगा या फिर 1 पे, फर्स्ट कार्बन पे या फिर सेकंड कार्बन पे। नाउ ये वाला जो कंपाउंड बनता है, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसमें एक एल्काइल ग्रुप है। जबकि यहाँ बात करें तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। नाउ सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, इसलिए मेजर प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा, दिस वन। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट ये मिल जाता है। नाउ फर्दर HBr इससे रिएक्ट करके H प्लस आयन इसको दे देगा, और क्या क्रिएट करता जाएगा हर बार, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ओनली HBr शोज परऑक्साइड इफेक्ट। HBr के अलावा अगर तुमने HCl या HI लिया या कोई और भी कंपाउंड लिया तो कभी भी परऑक्साइड इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन जब फ्री रेडिकल बनते हैं इसमें, जैसे बीच में हमने देखा ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना लेगा तो वो वापस से क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 में, फर्दर रिएक्शन करता ही नहीं है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई ओनली HBr शोज परऑक्साइड इफेक्ट, या HBr के अलावा कभी भी तुम इसमें कोई और कंपाउंड ऐड नहीं करोगे। एंटी मार्कोनिव का एडिशन इज आल्सो नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट और हराश इफेक्ट। हमने इसका मैकेनिज्म देखा। नेक्स्ट आते हैं
IUPAC नेम लिखना है हमें, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू X1ene। X1ene में HBr ऐड करना है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड ये क्या शो करेगा, क्या यूज करेगा, मार्कोनिकाव रूल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकाव रूल पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, CH2 पे, एंड नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, CH पे। इन दिस वे क्या बना यहाँ पर, 2 ब्रोमो हेक्सेन। इन केस ऑफ पेरोक्साइड अपोजिट होगा, CH पे आ गया H और CH2 पे आ गया Br। इस तरह से इसने क्या बना लिया, 1 ब्रोमो हेक्सेन। केमिकल रिएक्शन में हम देखें एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर में भी दो पार्ट है, H+ और OH-। अब यहाँ भी अगर सिमेट्रिकल हुआ तो आप कहीं भी H लगा दो, कहीं भी OH लगा दो। बट अगर अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, तो H+ आयन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, और OH- कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। इस तरह से क्या बना लेगा हमारे पास, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनेगा ऐसा। ऑक्सीडेशन करें अगर एल्कीन्स का इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट केमेनोफोर। अब ये केमेनोफोर जो होता है वो पर्पल कलर का कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही हम इनको एल्कीन में ऐड करते हैं केमेनोफोर को, तो एक कलरलेस हो जाता है। क्या बना रहे हैं, इस तरह से ये अल्कोहल बना रहे हैं, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। यहाँ पर भी दिख रहा है, इसके केस में क्या बनाया, कीटोन बनाया। अगर 1 डिग्री है तो अल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री है तो कीटोन बनाएगा। बट अगर 1 डिग्री के साथ साथ यहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड मिड में आ रहा है, तो इसने क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। इन शॉर्ट ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एल्कीन जो है वो केमिनोफोर को डीकलराइज करते हैं, लेकिन एल्केन्स ये डीकलराइजेशन शो नहीं करते। तो ये कहाँ काम आ सकता है, डिस्टिंग्विश करने के। एल्केन एल्कीन को डिस्टिंग्विश करने के दो टेस्ट है हमारे पास, एक ब्रोमीन वाटर का यूज करके, या फिर केमिनोफोर का यूज करके। ब्रोमीन वाटर कैसे कलर का होता है, ब्राउन का, ब्राउन से क्या बन जाता है, कलरलेस। और केमिनोफोर किस कलर का है, पर्पल कलर, और ये पर्पल से क्या बन जाता है, कलरलेस। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट। तो किसको बोला है हमने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ ओजोन टू एल्कीन इज नोन एज ओजोनोलिसिस। बट ये किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक एंड वाटर। ओजोन जब ऐड करते हैं हम इसमें, तो ये डबल बॉन्ड के आसपास इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेती है। मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया, देखो CH3 CH, CH2 में O, एंड देन हम इस तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक हमारे पास बन गया ऐसा एल्डिहाइड दिख रहा है, एंड दूसरा ये भी क्या बन गया, CH2O मतलब SCHO। तो इस तरह से हमने 2 एल्डिहाइड्स बनाए। इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है, H2O, जो जिंक की हेल्प से किस में बदल जाता है, H2O2 में, और वो इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिले, एल्डिहाइड्स मिले, 2 एल्डिहाइड्स। अब जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड इसमें हमने ओजोन ऐड कर दिया जिंक एंड वाटर के प्रेजेंस में। तो ऑब्वियसली एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड यहाँ क्या बन जाएगा, ऐसे
इस तरह का हर्ट जैसा शेप बन जाएगा। इनको दो पार्ट में ब्रेक कर दे, क्या बन जाएगा इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड ये क्या बन जाएगा, CH3 CHO। मतलब अगर कार्बन सेकेंडरी है तो कीटोन बनेगा और प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर? अब बहुत बार एग्जाम में इसका रिवर्स करने के लिए आएगा, मतलब ये तुम्हें दो कंपाउंड दे देंगे एंड क्वेश्चन क्या होगा, ओजोनोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड गिव्स एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। तो तुम्हें क्या करना है, इनका ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा के इनको आपस में डबल बॉन्ड से बॉन्ड कर देना है, तो तुम्हें वो कंपाउंड मिल जाएगा जिनसे ये दोनों बने हुए हैं। आया समझ में? ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहीं से आया था, ऑक्सीजन हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, तो इनिशियल कंपाउंड मिल गया, रिवर्स हो गए। आया समझ में? तो प्राइमरी के केस में हमें एल्डिहाइड मिलता है, बट सेकेंडरी के केस में हमें कीटोन मिलेगा। और रिवर्स भी चल सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया तुम्हें। एन एल्कीन ए on ozonolysis gives a mixture of ethanol and pentanethone. Write IUPAC name and structure of A. तो हमें मिला है इथेनॉल और पेंटेनथियोन, इन दोनों का O और O हटा के हमने ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिया, लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाया, तो इस कंपाउंड का नेम हो गया हमारे पास 3 इथाइल पेंट 2 इन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्कीन ए कंटेन 3 CC बॉन्ड 8 CH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स एंड CC पाई बॉन्ड्स भी हैं कितने, 1। A on ozonolysis give 2 moles of aldehyde, जिसका मोलर मास कितना है, 44। राइट IUPAC नेम ऑफ ए। एल्डिहाइड सबसे पहले ढूंढेंगे जिसका मास 44U है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड होता है SCHO, और जब मैंने इसका मास निकाला तो 30U आया। सेकेंड मेंबर का जब मास फाइंड किया तो कितना आया, 44U। एंड इसने क्या दिया है, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड, मतलब दोनों के दोनों यही बने हैं। तो अगर दोनों यही कंपाउंड है तो एक्चुअली ये किस कंपाउंड से बने हुए हैं, दिस वन। तो द कंपाउंड इज ब्यूट 2 इन। हमें यही बताना था कि ए क्या है, तो ए का स्ट्रक्चर ये बन गया एंड ए का IUPAC नेम क्या होना चाहिए, ब्यूट 2 इन। पॉलीमराइजेशन देखे तो जब हम एल्कीन्स को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे कैटेलाइज किया जाता है तो ये एक सिंगल एटम से ब्रांच ऑफ एटम बनाते हैं, लॉन्ग ब्रांचेस ऑफ एटम्स, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीमर। लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक एक टाइप का क्या है, पॉलीमर है, एंड जिससे बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मोनोमर। तो इथीन से बना पॉलीइथीन प्लास्टिक, ये जैसे प्रोपीन है तो इससे बना पॉली प्रोपीन। तो पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या होता है, ऐसे लॉन्ग चेन्स में कन्वर्ट कर देना बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एंड ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं। लाइक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन जो होता है वो TiCl4 के प्रेजेंस में होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, विच इज नोन एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्काइंस पे। एल्कीन्स हमने पढ़े, प्रिपरेशन कैसे की जाती है एल्काइंस की। तो एल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। इसको कैसे बनाया जाता है, यूजिंग लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बाइड कार्बोनेट हीट किया तो CaO और CO2 बना, एंड CaO यानी कि लाइम कार्बन से रिएक्शन करवाया तो बनता है कैल्शियम कार्बाइड। एंड कैल्शियम कार्बाइड पे जब हम वाटर ऐड करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 विच इज नोन एज इथाइन और एसिटिलीन। तो ये इस तरह की रिएक्शन होती है। जब हम
एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके वेल्डिंग में यूज करते हैं, तो दैट इज नोन एज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। क्योंकि अगर हमने ऑक्सीजन यूज नहीं किया तो एसिटिलीन का कंबशन कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अमाउंट ऑफ हीट को इंक्रीज करने के लिए हम प्योर ऑक्सीजन का यूज करते हैं इसके साथ, एंड दैट टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज गैस वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है क्या बनाने की, एसिटिलीन। विसिनल डाइहैलाइड से भी इनको प्रिपेयर किया जाता है, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। विसिनल डाइहैलाइड मीन्स क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन। सबसे पहले हमने एल्कोहलिक KOH का यूज किया जो बीटा एलिमिनेशन करेगा, और इस तरह से क्या बन जाते हैं, एल्केन से क्या बने, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड से क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब एक और ब्रोमीन हटाना है, इसके लिए सोडामाइड का यूज किया जाता है, NaNH2। Na रिएक्ट करेगा Br से, NH2 रिएक्ट करेगा H से, एंड बच गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि एसिटिलीन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमको एल्केन से एल्काइन पे जाना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सॉरी, एल्कीन से हमें किस पे जाना है, एल्काइन पे। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन ऐड कर देंगे, देन KOH से रिएक्ट करवाएंगे, एंड देन सोडामाइड से रिएक्ट करवाएंगे। सोडामाइड क्या है, NaNH2। ये जो बाय प्रोडक्ट है ना, KNaBr से रिएक्ट करके KBr बनाया, तो या तो तुम लोग प्लस KBr लिखो या एरो पे ऐसा माइनस करके लिखा गया, मतलब वो बाय प्रोडक्ट्स। एरो पे ये जो माइनस करके लिखे गए हैं ये क्या है, बाय प्रोडक्ट्स है। तो या तो हम इनको प्लस करके लिखें या एरो पे माइनस करके लिख दें। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो जो एल्काइंस होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शो दैट एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। तुमने देखो यहाँ पर भी कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। अगेन हमने सोडियम से रिएक्ट करवाया, अगेन हाइड्रोजन गैस। तो like acids, alkyne also gives hydrogen when react with sodium metal. So this shows that alkynes are acidic in nature. Even अगर हम इनको इस तरह के सॉल्ट से रिएक्ट करवाएं NaNH2 से, तो कौन सी गैस बनती है, अमोनिया। ये बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर से इसने बेसिक कंपाउंड से रिएक्ट करके इसने क्या बना दिया, एक सॉल्ट बना दिया। अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें, एसिडिक बिहेवियर की, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करते हैं, एल्काइंस, देन एल्कीन्स, एंड देन एल्केन्स। इसमें भी हम बात करें कि जैसे से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो गए अल्काइंस में, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। क्यों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको कैसे नेचर का बनाती है, बेसिक नेचर का। एडिशन रिएक्शन देते हैं लाइक एल्कीन्स, हाइड्रोजन ऐड किया तो एल्कीन बने, और हाइड्रोजन ऐड किया तो एल्केन्स। मतलब एल्काइन के रिडक्शन से हम एल्कीन और एल्केन दोनों ही बना सकते हैं। एंड हर बार की तरह रिडक्शन के लिए कैटलिस्ट क्या यूज किया है हमने, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। हेलोजन ऐड करें तो एडिशन रिएक्शन देंगे जब तक कि इनके सब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं हो जाते। इस तरह से ये पहले 1,2 डायब्रोमोप्रोपीन बनाता है, देन 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पर भी ब्रोमीन जैसा हमने पढ़ा कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड कैसा बनाएगा, कलरलेस। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो या तो आपके पास ब्रोमीन टेस्ट है या फिर KMnO4। ब्रोमीन ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा
और केमिनोफोर पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्काइन, एल्काइन में HBr ऐड करें, जैसे हमने एल्कीन में HBr ऐड किया तो हमने मार्कोनी और एंटी मार्कोनी यूज किया। यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल में जब HBr ऐड करेंगे तो आप कहीं भी H और कहीं भी Br लगा सकते हो, बट अनसिमेट्रिकल आया तो यहाँ पर भी मार्कोनी और एंटी मार्कोनी फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे एक ऑलरेडी इसमें एक Br लगाया, देन वापस HBr लगाएंगे तो ये इस तरह का कंपाउंड बना देगा विच इज नोन एज जेम डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं उसको। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आए, एडजेसेंट पे आते हैं तो विसिनल, सेम कार्बन पे हेलोजन आ जाए, टू हेलोजन आ जाए तो जेमिनल डाइहैलाइड्स। एडिशन ऑफ वाटर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हम एल्काइंस को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्काइन में वाटर ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी एंड एसिड एट T33 केल्विन, तो सबसे पहले हमें इस तरह का कंपाउंड मिलता है विच इज नॉट स्टेबल, तो ये H यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला H, इन दिस वे इट विल बिकम एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो कैसे बना सकते हैं एल्काइन से एल्डिहाइड? वाटर ऐड करके। क्लियर? किस काम आएगी ये रिएक्शन? एल्काइन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, किसके प्रेजेंस में? मर्क्यूरी एंड एसिड। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज ये रिएक्शन के थ्रू हम एल्काइंस को एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन में बदल सकते हैं। तो जब एल्काइंस को लाइक एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब में से पास करते हैं, आयरन ट्यूब में से, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। टेम्परेचर क्या रखा है हमने? 873 केल्विन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम कहाँ जा रहे हैं? बेंजीन पे। सो दिस इज नोन एज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। हमने पॉलीमर बनाया इसका, लेकिन कैसा पॉलीमर बना यहाँ पर? साइक्लिक। तो बेंजीन बना सकते हैं, इस तरह से हम एलिफेटिक से एरोमेटिक पे जा सकते हैं। अभी तक जो भी रिएक्शन पढ़े उसको समराइज करें, कन्वर्जन में कैसे यूज हो सकते हैं। तो अगर तुम्हें हेलो एल्केन को एल्केन में बदलना है तो ट्वाइस Na ड्राई एथर के प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन करवा देंगे। हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो बीटा एलिमिनेशन यूजिंग एल्कोहलिक KOH। एल्कीन को एल्काइन में बदलना है तो एल्कीन में पहले Br2 ऐड करेंगे, देन एल्कोहलिक KOH से बीटा एलिमिनेशन, एंड देन सोडा अमाइड लगाएंगे तो एल्काइन मिल जाएगा। लोअर एल्केन को हायर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्लोरीन लगाओ सनलाइट के प्रेजेंस में, हेलो एल्केन बना के वुड्स रिएक्शन लगा दो, हायर एल्केन मिल जाएगा। एल्काइन एल्काइन को बेंजीन में बदलना है, एलिफेटिक से एरोमेटिक जाना है, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करो 873 केल्विन पे तो बेंजीन बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaOH सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। सोडा लाइम रिएक्शन लगा के हम एल्केन बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। एल्कीन का ओजोनोलिसिस करें तो क्या मिल सकते हैं? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। तो यहाँ पर हमारे जितने टाइप के कन्वर्जन हो सकते थे अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने वो लिखा है। तो ये हमारे पास टोटल कितने फॉर्म्स बन जाते हैं? 7, जिसको हम यूज करेंगे किसमें? कन्वर्जन्स में। अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन पे। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं एंड रिंग का फॉर्म होता है। दिस इज केक्युले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एंड इसी का एक डीवार स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है जो इस तरह का बनता है, डीवार स्ट्रक्चर। एक केक्युले स्ट्रक्चर है और दूसरा कैसा है? डीवार स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक कार्बन के पास नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है, इसलिए इन्होंने इसको इस तरह रिंग के फॉर्म में बनाया, अंदर सर्कल बनाया है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं।
क्योंकि वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड कहीं भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डीलोकलाइज्ड। Now how we can decide the particular compound is aromatic or non aromatic? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हाउ वी कैन डिसाइड द एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड। नंबर वन, इट मस्ट बी प्लेनर इन अ सेम प्लेन। इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। इन दोनों से इंपॉर्टेंट ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना कंपल्सरी, विच इज नोन एज हकल रूल। क्या बोलते हैं इसको हम, हकल रूल। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस 4n+2 में अगर मैं 1 पुट करूं, 4n+2 में अगर मैं 1 पुट कर दूं n की प्लेस पे, तो 4+2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जैसा कि तुम लोग देखते हो बेंजीन में अगर हम बात करें तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड एक है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक एपी बनती है, मतलब 6 पाई के बाद अगला जो कंपाउंड आएगा उसमें 10 पाई होंगे, 14 पाई होंगे। समझ गए चीज। जैसे हम नेप्थलीन की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नेप्थलीन का। इस तरह का सपोज स्ट्रक्चर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, 5 पाई बॉन्ड दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब है एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी डिसाइड करने के लिए हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, एंड दिस रूल इज नोन एज हकल रूल, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है 1 मार्क में। व्हाट इज हकल रूल, तो किस काम आता है, एरोमेटिसिटी डिसाइड करने के। नाउ बेंजीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, हमने देखा कि एसिटिलीन को जब रेड हॉट ट्यूब में से पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, बेंजीन, एलिफेटिक टू एरोमेटिक। एंड जैसा हमने देखा था कि सोडा लाइम रिएक्शन, एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड NaOH CO के प्रेजेंस में हीट करें तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजीन। फिनॉल का रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ जिंक तो भी क्या बना, बेंजीन। तो बेंजीन के 3 मेथड्स, फर्स्ट एसिटिलीन से, सेकंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से, थर्ड फिनॉल के रिडक्शन से। तो 3 ही मेथड है हमारे पास, ज्यादा मेथड नहीं है, तो ऐसा तो तुम खुद ही एक माइंड मैप बना सकते हो। नंबर 1 एसिटिलीन, व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब तो क्या बनता है, बेंजीन। नंबर 2 सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ऑफ बेंजीन, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, सोडा लाइम रिएक्शन करवाएं तो बेंजीन, रिडक्शन ऑफ फिनॉल से क्या बना, बेंजीन। बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज पे आए तो पहले आते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाएंगे, नाइट्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। 323 से 333 केल्विन पर नाइट्रो ऐड हो जाएगा, कहीं भी ऐड कर दो डजेंट मैटर क्योंकि सभी पोजीशन इक्वल हैं। तो इस तरह से क्या बना लेता है, नाइट्रो बेंजीन। क्या ऐड किया वो याद रखना है हमें, HNO3 और H2SO4 दोनों ही कंसंट्रेटेड। हेलोजिनेशन, addition of halogen in presence of anhydrous AlCl3 which is known as halogen carrier। क्या बोलते हैं हम इसको, हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर में AlCl3 यूज कर सकते हो, FeCl3, FeBr3, ऑल आर लुईस एसिड्स क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो AlCl3 सबसे पहले क्या करता है, Cl2 से रिएक्ट करता है तो बना लेता है AlCl4- और Cl+। ये इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन पे अटैक करता है, इसलिए इस रिएक्शन को कौन सा अटैक बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इस हेलोजन को कैरी करने वाला कोई चाहिए, दैट इज हेलोजन कैरियर। इनमें से कोई भी हो सकता है। और यहां हमने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन।
सल्फोनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने उसको स्किप किया। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो टाइप होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या करेंगे, हमने इसको हेलो अल्केन से रिएक्ट करवाया है, बेंजीन को, हेलोजन कैरियर। तो हेलो अल्केन का जो अल्काइल ग्रुप है वो बेंजीन पे ऐड हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अल्काइलेशन। टोल्यूइन बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा, अगर यहाँ इथाइल है तो इथाइल चला गया। इसको कौन सा रिएक्शन बोला है हमने, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। व्हाई अल्काइलेशन, बिकॉज वी आर एडिंग अल्काइल ग्रुप टू द बेंजीन। बट ऐसा ही एक और रिएक्शन देखें, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहाँ हम असाइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं CH3CO को असाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3CO को क्या बोला है हमने, असाइल ग्रुप। जब हम बेंजीन में CH3COCl ऐड करते हैं, बेंजीन प्लस CH3CO which is known as acyl group, तो ये बनाता है एसीटोफिनोन which is a ketone। तो बेंजीन से अगर कीटोन बनाना है तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन लगा सकते हैं। इसमें असाइल ग्रुप ऐड हुआ इसलिए असाइलेशन, इसके पहले वाले में अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ इसलिए अल्काइलेशन। देखो ये भी एक फ्रीडल क्राफ्ट का ही टाइप है जिसमें एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज किया जाता है। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड में से अगर वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड। बेंजीन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड अगेन गिव्स कीटोन सिमिलर टू असाइलेशन। बेंजीन में अगर क्लोरीन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड डार्क, तो ये क्या बनाता है हेक्साक्लोरोबेंजीन C6Cl6। ये मैकेनिज्म मैंने तुम लोगों को बताया। सबसे पहले क्लोरीन AlCl3 से रिएक्ट करके क्या बनाता है इलेक्ट्रोफाइल, वो बेंजीन पे अटैक करता है। CH3Cl अगर ऐड करोगे तो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और असाइलेशन में CH3CO इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। इसलिए सभी रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला गया है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन देखें हम लोग बेंजीन का। बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड करें, रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या बना साइक्लोहेक्सेन। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन ऐड करें तो ये बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC which is also known as गेमेक्सिन और लिंडेन। इसका यूज होता है एज अ पेस्टिसाइड, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन का अगर कंबशन करे तो बाकी सब हाइड्रोकार्बन्स की तरह ये भी क्या देगी CO2 और H2O प्लस हीट। हाँ बट ये बर्न करती हुई सूटी फ्लेम, मतलब फ्यूम्स निकलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये कैसी कंपाउंड है अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो बेंजीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड होने से किस तरह का फ्लेम प्रोड्यूस करती है सूटी फ्लेम। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखे, जो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आ सकती है, रेजोनेंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल C6H5OH होता है, इसमें O के पास एक लोन पेयर है, OH इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा यहाँ पे, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके लोन पेयर बनेगा। ये लोन पेयर आगे डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या आ गया लोन पेयर। देन ये नेक्स्ट स्टेप पे डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में। इस तरह से सेम कंपाउंड का हमें रेजोनेटिंग कंपाउंड मिल गया। तो ये फिनॉल के रेजोनेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है, देखो फिनॉल में ऑर्थो और दूसरा पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। बेंजीन में 3 पोजीशन होती है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। ये भी मेटा है
और ये भी ऑर्थो है, यानी पैरा पोजीशन एक ही होती है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पे। तो अगर हम इस पे कोई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाएंगे, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो कहाँ जाएगा, आइदर ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि यही दो पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो इन दोनों पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी एफिशिएंसी है, तो वो ऐसी पोजीशन पे जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यानी वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल मेटा पोजीशन पे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अच्छा, एग्जाम में बनाने के लिए आएंगे। अब इसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये वो ग्रुप हैं जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लेकिन कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ कर लेते हैं, इनको बोलते हैं हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जैसे NO2। NO2 क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेता है। पहले ये इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, देन ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर आ गया, दिख रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई ऑर्थो पे, देन पैरा पे, एंड देन अगेन ऑर्थो पे। मतलब नाइट्रो ग्रुप ने ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी। यानी अब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रोफाइल क्या, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है। ऑर्थो पैरा पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, तो कहाँ जाएगा अब ये। इस तरह से NO2 कैसा डायरेक्टिंग बोला जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। यानी जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल में उल्टा होगा। न्यूक्लियोफाइल अगर इस पे लगाएंगे तो मेटा पे जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। जैसे मैं एक एग्जांपल देखें, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। क्वेश्चन ये आता है कि हम पहले ब्रोमीन लगाएं कि पहले नाइट्रो लगाएं। अगर हमने नाइट्रो पहले लगाया तो नाइट्रो तुमने देखा वो कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो, और इलेक्ट्रोफाइल आया तो मेटा डायरेक्टिंग। हमने पहले ब्रोमो लगाया है, क्योंकि ब्रोमो जो होता है ना वो पैरा डायरेक्टिंग है। ब्रोमो कैसा है, तो हमने पहले ब्रोमीन लगाया FeBr3 और डार्क में, एंड देन HNO3 लगाया, तो NO2 पैरा पोजीशन पे आ गया। इस तरह से हमें पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन मिला। लेकिन अगर नाइट्रो पहले लगाते ना तो मेटा ब्रोमो मिल जाता, जबकि हमें क्या चाहिए था, पैरा चाहिए था। ऐसे नाइट्रो पहले आ गया होता, सपोज ये रिएक्शन हम पहले करवाते Br बेंजीन से, तो नाइट्रो लग गया एंड देन ब्रोमीन मेटा पे आ जाता, क्योंकि नाइट्रो कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। अब जैसे हमें मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन चाहिए, तो हम पहले HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे, देन क्लोरीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो कहाँ आ गया, मेटा पोजीशन। क्लोरीन क्या है, इस रिएक्शन में क्लोरीन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा। नाइट्रो कैसा डायरेक्टिंग है, मैंने क्या बताया, ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। ये दोनों मिलके हमें Cl+ दे रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए क्लोरीन कहाँ जाएगा, मेटा पे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी। पैरा नाइट्रोटोल्यूइन बनाना है हमें, तो हमने सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट करवाया, एंड दिस CH3 इज पैरा डायरेक्टिंग। नाइट्रो लगाएंगे तो कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। नाइट्रो कैसे लेके आते हैं, यूजिंग HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। एसिटोफिनोन बनाना है हमें, बेंजीन प्लस असाइल क्लोराइड लें तो असाइलेशन रिएक्शन से क्या बनाएगा, एसिटोफिनोन, कीटोन बनता है। तो यहाँ हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।